हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के एकेडमी। कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? चलिए, मैं आशा कर रहा हूं आप सभी के सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बढ़िया ढंग से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे साथियों। तो साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और ये जो वीडियो होने वाली है ये काफी आपके काम की वीडियो होने वाली है साथियों, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सीएपीएफ का पेपर है, इस सीएपीएफ के पेपर में साइंस की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, क्या साइंस का सिलेबस है, किस तरह के सवाल जो होते हैं ये आपको दिए जाते हैं, किन किन टॉपिक से ये सवाल आपके बनते हैं। तो आइए फटाफट बिना कोई देरी किए हुए इस वीडियो को हम लोग करते हैं प्रारंभ साथियों, और बात करते हैं कि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात कि जब आप सीएपीएफ के विषय में सोचते हैं तो सीएपीएफ जो कि आपके पास एक समग्र तैयारी, एक बहुत वेल प्लान्ड जो है प्रिपरेशन आपसे डिमांड करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पेपर है ये पेपर ऑर्गेनाइज किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो एक अच्छे दर्जे के प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न आपको साथियों इस पेपर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सो इसलिए इस पेपर की प्रिपरेशन करने से पहले ये बहुत अधिक आवश्यक है कि आप सिलेबस को बेहतर ढंग से समझें कि आपके सिलेबस जो है, इस सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है साथियों, और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। जहां तक मेरे परिचय का बात है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दीपक पांडे है और मैं आपको यहाँ के एकेडमी के अंतर्गत जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक जो है, ये साइंस एंड टेक के विषय में आप लोगों को डील करता हूँ। इस सब्जेक्ट का मैं फैकल्टी हूँ और ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, खास करके आपके जनरल साइंस के तीनों पोर्शंस, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं या इवन हम लोग साइंस एंड टेक की बात करते हैं, ये विषय जो है, ये विषय मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ओके साथियों, तो सबसे पहले हम लोग एक सिलेबस के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या सिलेबस है हमारे पास। इस सिलेबस को ऊपर जाने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि जो हमारा पेपर है, पेपर फर्स्ट है, इस पेपर के अंतर्गत साथियों कितने प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न हमें जनरल साइंस से या साइंस एंड टेक के हमें देखने को मिलते हैं साथियों। तो अगर मैं इसके विषय में आप लोगों से बात करूं तो जो एनालिसिस मैंने किया हुआ है पिछले कई वर्षों के पेपरों को देखकर, जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है, जो विश्लेषण किया हुआ है मैंने पेपर के अंतर्गत, जो विश्लेषण हमारे सामने आती है साथियों, जो एनालिसिस हमारे सामने आती है, इस विश्लेषण के आधार पर अगर हम लोग देखें साथियों, तो जो आपका सामान्य विज्ञान है, ठीक है, जो सामान्य विज्ञान है साथियों, जनरल साइंस जो है, ठीक है, जनरल साइंस के विषय में जब आप बात करते हैं तो ये जो जनरल साइंस है साथियों, इस जनरल साइंस से अगर प्रश्नों की संख्या के विषय में बात करेंगे तो प्रश्नों की संख्या लगभग आपको जो देखने को मिलेगी साथियों, ठीक है, टोटल आपका 125 जो है प्रश्न। इन प्रश्नों में से अगर हम लोग बात करें कि जनरल साइंस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जो कि हमारे पास जनरल साइंस से बन रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है साथियों? तो ये 22 से लेकर 28 ऑन एन एवरेज अगर आप लोग बात करोगे तो 22 से लेकर 28 प्रश्न जो होते हैं साथियों, जो कि जनरल साइंस के बनते हैं आपके पेपर के अंतर्गत। और इस तरीके से जब आप जनरल साइंस की बात करते हो तो इसका रोल जो होता है, इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है, ये प्रश्न 2 मार्क्स का है आपके पास। तो इसीलिए अगर इसके रूल के विषय में बात करें तो इसका रूल जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है साथियों। अब यहाँ पर अगर आप सामान्य विज्ञान को देखें साथियों, अगर आप सामान्य विज्ञान के विषय में बात करें, ठीक है, तो ये जो जनरल साइंस का आपका पेपर है, इस जनरल साइंस के पेपर में 3 जगहों से प्रश्न जो होते हैं ये देखने को मिलते हैं। वस्तुतः अगर मैं बात करूं, मैं चौथा जो फैक्टर है उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन वस्तुतः अगर बात करूं तो इस जनरल साइंस में 3 जगह से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि आपको भौतिक विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं साथियों, भौतिक विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, फिजिक्स के प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपको रसायन विज्ञान के सवाल जो होते हैं यह देखने को मिलते हैं साथियों, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और आपको जो हो जाता है साथियों, जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो होते हैं ये साथियों आपको
देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक सेक्शन साइंस एंड टेक का भी है, ठीक है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का भी है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, तो उसको आप जनरल साइंस में जोड़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी उसको करंट में भी जोड़ते हैं, क्योंकि करंट से रिलेटेड जो सवाल साइंस और टेक से रिलेटेड जो सवाल है, जो अलग अलग टेक्नोलॉजी लाइक डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर कोई नया इनोवेशन देखने को मिला है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्या हालचाल चल रहे हुए हैं, ठीक है, या रोबोटिक्स में कुछ नया काम हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ नया काम हुआ है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी जो होते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं साथियों। उसको भी आगे मैं अब वीडियो में बात करूंगा कि आप साइंस एंड टेक के लिए क्या कुछ पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो हो जाता है, ये रूल आपको साथियों देखने को मिलता है इन 3 विषयों का, ठीक है। अब देखिए, ये विषय जो है साथियों अपने आप में बहुत लेंदी है, कई सारे चैप्टर्स है। मैंने कोशिश किया हुआ है कि आपके सिलेबस को यूनिट वाइज बताने की कोशिश की हुई है। एक यूनिट में साथियों कई सारे चैप्टर्स जो होते हैं वो समावेशित हो सकते हैं, समावेशित होते हैं इनफैक्ट। इसीलिए इसको जो है बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग कहोगे कि सर अगर हमारे पास 28 क्वेश्चन बन रहे हुए हैं या 22 से 28 क्वेश्चन बन रहे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन सभी सब्जेक्ट में इक्वल है? नहीं साथियों, अगर आप डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है साथियों? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यानी किसी एक ईयर में आप लोग देखोगे बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आस्क कर लिया, केमिस्ट्री से कम कर लिया, या फिजिक्स से कम कर लिया, या किसी एक ईयर के अंतर्गत फिजिक्स को बढ़ा दिया, ठीक है, बायोलॉजी को कम कर लिया, केमिस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ओवरऑल आप लोग देखोगे तो इसमें थोड़ा सा आपके पास क्या हो जाता है, चेंजेस जो होता है, ये चेंजेस साथियों आपको देखने को मिलते हैं, ये चेंजेस जो आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट निकालो कि अगर हम लोग एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर चले तो हम लोग 8 से 9 प्रश्न सभी सब्जेक्ट के लेके चल सकते हैं, कि 8 से 9 प्रश्न। और मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही लेके चलिएगा, क्योंकि किस ईयर के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट का जनरल साइंस का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चंस का, या किसका घटा दिया जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो ये टोटली जो है ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। तो इसके गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा। आप लोग तीनों को जो है वो इक्वल वेटेज देते हुए चलिएगा। हाँ, वो बात अलग है कि जनरली किसी एक विद्यार्थी का जो होता है वो बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, किसी का केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, या किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। ये कहना मुझे लग रहा हुआ है कि सही नहीं होगा कि एक विद्यार्थी के तीनों जो होता है वो समान रूप से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें आप फील करते हैं तो आप ध्यान में रखा कीजिए कि कहीं किसी एक सेक्शन से आपको थोड़ी तकलीफ होती है, लाइक आपको फिजिक्स में थोड़ी तकलीफ है लेकिन आपको बायोलॉजी में मजा आता है, तो आप ध्यान में रखा कीजिए कि यहाँ जो एक आध प्रश्न आपको कम सॉल्व करना है, वो यहाँ एक आध प्रश्न को ज्यादा सॉल्व करना है। ओके, अब एक छोटा सा सरसरा सा निगाह हम लोग जो है इनके सिलेबस के ऊपर देख लेते हैं, जो कि मैंने यूनिट वाइज आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा हुआ है साथियों, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने फिजिक्स का जो सिलेबस है, भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने यूनिट वाइज इस सिलेबस को रखा हुआ है। आपको सिलेबस थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सही मायने में छोटा है नहीं, क्योंकि ये मैंने यूनिट वाइज आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया हुआ है साथियों। लाइक मैंने पहला यूनिट आप लोगों को दे दिया मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स कहने के लिए है, लेकिन इसमें ध्यान में रखा कीजिए सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सारी चीजें पढ़नी है। अगर इसमें बात कर ले आप लोग तो साथियों इसमें जो होता है मोशन पढ़ना है, मोशन एंड रेस्ट आपको पढ़ना है साथियों, मोशन एंड रेस्ट पढ़ना है, ठीक है। आपको गति तथा विराम पढ़ना है, मोशन और रेस्ट को पढ़ना है। इसमें जो है गैलीलियो के इक्वेशंस के विषय में बात करना है, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस के विषय में बात करना है। ये तमाम चीजें जो हैं आपको इसके अंतर्गत देखने हैं साथियों। इसके अंदर आपको फोर्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, बल के बारे में पूछा जाता है साथियों। अगर आप लोग बात कीजिएगा वर्क एनर्जी पावर के बारे में, वर्क एनर्जी पावर के बारे में साथियों, इससे संबंधित प्रश्न जो होते हैं ये बनाए जाते हैं। आप बात कीजिएगा साथियों ग्रेविटेशन से संबंधित जो है, ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, इस गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो है ये प्रश्न आपको बना दिए जाते हैं साथियों।
फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोग चलिएगा तो आपको जो है कैपिलरी एक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है साथियों। आप लोगों को जो हो जाता है विस्कोसिटी से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, सरफेस टेंशन से देखने को मिलता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हो जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स मैकेनिक्स के अंदर होते हैं। तो मैकेनिक्स एक बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या इससे न्यूमेरिकल भी हमारे पास बनता है? देखो सही मायने में तो वो न्यूमेरिकल नहीं है, बट अगर हम लोग देखें तो वो न्यूमेरिकल जैसा आपको प्रतीत होता है। लाइक ग्रेविटेशन से इस तरह के क्वेश्चंस बना दिए जाए या इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चंस बना दिए जाए, कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। देन आप लोग देखेंगे सेकंड यूनिट जो है पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के सामान्य गुण, जैसे कि आप लोग के पास विकृति के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, प्रत्यास्था क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। इससे संबंधित जो पदार्थ के गुण हैं, जब हम लोग पदार्थ को ठोस, द्रव्य, गैस के आधार पर बांटते हैं और उससे संबंधित जो गुण बन जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर इस यूनिट के अंतर्गत पूछा जाता है। देन देखेंगे आप लोग ऊष्मा गतिकी के यूनिट को रखा है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें कि हम लोग साथियों हीट एंड टेम्परेचर के विषय में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं साथियों? हीट और टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ऊष्मा और तापमान के विषय में बात करते हैं। भैया हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स के विषय में हम लोग बात करते हैं साथियों। लाइक केल्विन स्केल क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, सेल्सियस क्या है, रूमर क्या है, रैंकाइन क्या है, एक स्केल को दूसरे स्केल में हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, हीट के ट्रांसमिशन की अलग अलग प्रोसेसेस क्या होती है, लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारे प्रोसेसेस क्या हो जाते हैं। देन हम लोग इसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में पढ़ते हैं साथियों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किरचॉफ लॉ क्या है साथियों। इस तरह की जो चीजें हो जाती है, स्टीफेंस लॉ क्या है, इस तरह की चीजें जो होती है यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। देन अगर आप लोग बात कीजिएगा प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पेपर की दृष्टि से। यहाँ पर प्रकाश और प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं जो होती है, विभिन्न जो प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं। लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है साथियों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है। तो ये जो तमाम घटनाएं होती है प्रकाश से संबंधित, इन सभी से चीजों को पूछा जाता है। मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पूछा जाता है, लेंसेज के विषय में आप लोगों से पूछा जाता है, पावर ऑफ लेंसेज के विषय में पूछा जाता है। इससे संबंधित छोटे छोटे जो होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार जो होता है इसको पूछ लिया जाता है। हालांकि मैं इसको न्यूमेरिकल नहीं कहता हूं। जैसे अगर मान लीजिए पावर ऑफ लेंस से आपसे सवाल पूछ लिया गया, तो अगर आपको सिंपल सा नॉलेज है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कि P इक्वल टू 1/f, ठीक है। पावर ऑफ लेंस जो होता है इसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, जहां पर फोकल लेंथ मीटर में होती है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस में से किसकी पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होती है या किसकी पॉजिटिव होती है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होते हैं, लाइक अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, टेलीस्कोप की बात करते हैं, जहां पर कई सारे लेंसेज का हम लोग उपयोग करते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन के पावर ऑफ लेंसेज से क्या हिसाब किताब बन जाता है। देन लेंसेज का उपयोग जो होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन में होता है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या हो जाते हैं, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रेसबायोपिया क्या है, एस्टिग्मेटिज्म क्या है साथियों, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड चीजें, रतौंधी से रिलेटेड चीजें, मोतियाबिंद से रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें जो हैं, ये छोटी छोटी बातें जो होती है आप लोगों से आस्क कर लिया जाता है पेपर के अंतर्गत। तो ये ऑप्टिक्स का यूनिट है। देन आप लोग देखेंगे तरंगति, वेव मोशन। अब भैया वेव क्या है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हो जाती है साथियों, ट्रांसवर्स वेव क्या हो जाती है। वेव के संदर्भ में इसकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, लाइक एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ये तमाम चीजें जो होती है ये आप लोग पढ़ते हो साथियों, किसके अंदर, वेव मोशन के अंदर पढ़ते हो। देन आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। विद्युत धारा क्या है साथियों, विद्युत धारा के जो अलग अलग प्रकार हैं, लाइक एसी है, डीसी है, हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। इसमें आप लोग अलग अलग नियमों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ओम के नियम के बारे में पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। आप अलग अलग जो रेसिस्टर्स है, उन रेसिस्टर्स को किस तरीके से कॉम्बिनेशंस में रखा जाता है, लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या है, इनसे संबंधित सवाल को पूछा जाता है। देन आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से का भी यूनिट आपके सिलेबस के अंतर्गत रखा गया हुआ है। इससे संबंधित भी सवाल जो होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। देन आप लोग देखिएगा परमाणु भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स को रखा गया हुआ है। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स को चाहे यहाँ पर पढ़ लीजिए, चाहे केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी पढ़ लीजिए,
है ना? रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विषय में बात करेंगे, उनके इमिशंस के बारे में बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के इमिशन के बारे में बात करेंगे, सोडी फेजॉन नियम के विषय में साथियों हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देन न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, अगर परमाणु बम के अंदर उपयोग करते हैं तो किस तरह की प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ते हैं तो मॉडरेटर क्या होते हैं, कूलेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें से संबंधित सवाल जो होते हैं ये न्यूक्लियर फिजिक्स से देखते हैं। देन देखेंगे स्पेस साइंस जो है, स्पेस साइंस या इसको आप लोग सोलर सिस्टम के नाम से भी जान सकते हो, ये भी फिजिक्स का यूनिट है। इसको कई बार आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो अपने, तो ज्योग्राफी से भी आप इसको कवर कर सकते हो या फिजिक्स में कर सकते हो। सोलर सिस्टम जो अलग अलग आपके पास सौर्य परिवार जो है उसके अलग अलग सदस्य जो हैं, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, इन सभी के विषय में हम लोग थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां लेते हैं। और देन हमारे पास क्या है साथियों, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक रसायन, जहां पर हम एटम्स मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, कैथोड्स एनोड रेज के विषय में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के विषय में बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो ये सारे यूनिट जो है वो फिजिक्स के, तो ये कहने के लिए इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ोगे, इसको डिटेलिंग में जाओगे तो काफी कुछ चीजें हैं साथियों, जहां से आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलते हैं साथियों। अब मैं आप लोगों से मित्रों बात करूं कि जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट है, जिन यूनिट पर आपको अपनी निगाह रखनी है। ठीक है, जो यूनिट आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि एक फेवरेट सवाल सीएपीएफ का बनता है कि आपको अलग अलग तरह के चेंजेस दे दिए जाते हैं, इसमें से पूछ लिया जाता है कौन सा फिजिकल चेंज है या कौन सा केमिकल चेंज है, तो ये आपको समझना पड़ेगा फिजिकल और केमिकल चेंजेस से। देन जो होंगे नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर का यूनिट है ऑफकोर्स, जिसमें कि आप लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ते हो। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। ठीक है, तत्व के विभिन्न प्रकार, धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, मिश्रण के जो अलग अलग प्रकार हैं, लाइक मिश्रण कहूं, यौगिक के बारे में सबसे पहले बात करूं कि यौगिक के विभिन्न प्रकार क्या हैं, लाइक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है साथियों। मिश्रण में जाइएगा तो मिश्रण के अंतर्गत फिर आप लोगों से समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, उससे कोरिलेट करके आप लोगों से सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन के जो अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। देन इसी में हम लोग चलते हैं, ये तो होमोजेनस मिक्सचर के लिए हो जाता है। हेटेरोजेनस मिक्सचर में हम लोग जब चलते हैं तो कोलाइडियल सॉल्यूशन के विषय में आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाता है, सस्पेंशन के बारे में पूछा जाता है। कोलाइडियल सॉल्यूशन में भी देखोगे 8 तरह के सॉल्यूशन बन जाते हैं, टोटल 8 टाइप्स हो जाते हैं। एरोसॉल क्या है, सॉलिड सॉल क्या है, फोम क्या है, जेल क्या है, इमल्सन क्या है, इस तरह के सवाल आप लोग देखोगे आपके पेपर में बने हुए हैं, तो ये यूनिट भी काफी महत्वपूर्ण है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, परमाणु संरचना की बात करें, इसमें जो अलग अलग मॉडल्स हैं, लाइक हम लोग जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के विषय में बात करेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के विषय में बात करते हैं साथियों, या फिर हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के विषय में बात करते हैं, और देन हम लोग क्वांटम नंबर्स के विषय में बात करते हैं। भाई क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, जीमुथल क्वांटम नंबर क्या है साथियों। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। इस क्वांटम नंबर के आधार पर हम लोग अबाउ प्रिंसिपल के विषय में पढ़ते हैं, हुन्स रूल के विषय में पढ़ते हैं, या फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के विषय में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। देन आप लोगों के पास यूनिट दिया गया हुआ है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, क्यों केमिकल बॉन्डिंग होती है डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में, ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक इनमें क्या फर्क होता है, से आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, या आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है साथियों। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आप लोग जाइएगा तो आप लोगों से पूछा जाता है पोलर क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, या देन आपसे सिग्मा या पाई बॉन्ड के विषय में साथियों बात किया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के विषय में बात किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के विषय में बात किया जाता है। तो ये सारी तमाम चीजें जो होती है ये रासायनिक बंधन के अंदर देखते हैं। देन पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब आप लोगों को पता है कि अब तक हमने 118 एलिमेंट को साथियों खोज किया हुआ है, लेकिन इस 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अगर किसी विद्यार्थी को कहा जाए
कि लर्न करने के लिए, तो ये संभव नहीं है। तो ये 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस तरीके से इनके सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के आधार पर इनको अलग-अलग किस तरीके से हमने बांटा हुआ है, किस तरीके से पेरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है, इसमें डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन क्या है, मैंडलिफ का क्लासिफिकेशन क्या है, या जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो कि हेनरी मोसले के नियम के आधार पर नील्स बोर के द्वारा बनाई गई हुई है, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। ग्रुप और पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, ग्रुप और पीरियड्स के प्रॉपर्टीज के विषय में बात करते हैं, लाइक एटॉमिक साइज पे क्या चेंज आ जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या चेंज आता है, वैलेंसी पे क्या चेंज आता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर जब किसी ग्रुप या पीरियड के अंदर जाते हैं, एसपीडीएफ जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉक के एलिमेंट्स के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये यूनिट भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देन रासायनिक प्रतिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का यूनिट रखा गया हुआ है साथियों, जिसमें तमाम तरह की, जैसे केमिकल इक्वेशन की बात आप करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में तमाम तरह की रिएक्शंस लाइक आप लोग बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, इंडोथर्मिक क्या है, रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, फोटोकेमिकल क्या है, देख रहे हैं। तो ये तमाम तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सभी केमिकल रिएक्शंस के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। देन अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट साथियों केमिस्ट्री से। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, सॉल्ट क्या है, एसिड के जो अलग अलग टाइप होते हैं, ऑक्सी एसिड क्या होता है, हाइड्रो एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, एसिड को बांटने के जो अलग अलग तरीके हैं, लाइक आर्हेनियस प्रिंसिपल से हम लोग बात करते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस के बारे में बात करते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और बेस के विषय में बात करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है साथियों, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, इन सभी एसिड्स के अलग अलग क्या हैं। एसिड और बेस के संदर्भ में पीएच स्केल क्या होता है साथियों, पीएच वैल्यू किस तरीके से वेरीफाई करती है, किस तरीके से चेंजेस इसमें हमें देखने को मिलता है, ये तमाम चीजें हम लोग बात करते हैं। देन हमारे पास अधातुओं का रसायन शास्त्र, केमिकल ऑफ नॉन मेटल्स जो है, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं साथियों, उन महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के विषय में हम लोग सीखते हैं। देन आप लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपके सिलेबस का हिस्सा है साथियों, जिसमें कार्बन और इसके यौगिकों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करते हैं साथियों, सोप्स, डिटर्जेंट्स के बारे में बात करते हैं, सीमेंट के बारे में बात करते हैं, ग्लास के बारे में बात करते हैं, एक्सप्लोसिव्स के बारे में बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स के विषय में बात करते हैं। तो ये दिन प्रतिदिन डेली में हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का क्या रोल है, उससे संबंधित जो टॉपिक होते हैं उनके संबंधित प्रश्नों को भी आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड ये सारी चीजें जो है ये रसायन विज्ञान का हिस्सा बनता है। अब बात करें कि आपके बायोलॉजी के सिलेबस में क्या कुछ रखा गया हुआ है साथियों, तो बायोलॉजी के सिलेबस में सबसे पहले जब बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। तो सबसे पहले तो हमें सजीव और निर्जीव के बीच बात समझना है। देन हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, जो क्लासिफिकेशन है, जो रॉबर्ट विटेकर साहब की 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन है, लाइक मोनरा के बारे में हम बात करेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, फंगी के विषय में बात करेंगे, एनिमिलिया के विषय में बात करेंगे, प्लांटी के विषय में बात करेंगे। तो ये सारे लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। साइटोलॉजी जो कि एक प्रमुख यूनिट है साथियों, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका क्या होती है, कोशिका के विभिन्न प्रकार क्या है साथियों, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अलग अलग जो कोशिकांग है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, ठीक है, सेंट्रोसोम्स है साथियों। इन सभी कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करनी होती है साथियों। सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन के अंदर भी माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, अमाइटोसिस क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ये हमारे पास साइटोलॉजी का यूनिट है। हिस्टोलॉजी, ऊतक के अंतर्गत ऊतक विज्ञान,
इसमें जो अलग-अलग जैसे प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है प्लांट के अंदर, विभाजक ऊतक क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या हो जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत हम लोग जाएंगे, परमानेंट टिश्यू में जाएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा की बात करते हैं, कॉलरेन्काइमा की बात करते हैं, स्कैलरेन्काइमा की बात करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परमानेंट टिश्यू में आप लोग जाइएगा जाइलम और फ्लोएम। फिर एनिमल टिश्यू में आइएगा, एपिथेलियल टिश्यू क्या हो जाता है साथियों, नर्वस टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मसल्स टिश्यू क्या है, इनके अलग अलग प्रकार क्या है, ये सभी चीजें जो होती है ये हिस्टोलॉजी का विषय बन जाता है। देन आप लोग आइएगा न्यूट्रिशन, पोषण के अंदर आइएगा, पोषण में आप लोग न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में पढ़ते हो। कई बार केमिस्ट्री में इसको फूड केमिस्ट्री के नाम से भी आप लोग जानते हो, जिसमें आप लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हो, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हो साथियों, फैट के बारे में पढ़ते हो, विटामिन के बारे में पढ़ते हो, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हो, रफेज के बारे में पढ़ते हो साथियों। और न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप, लाइक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये सारी बातें जो होती है न्यूट्रिशन के अंदर होती है। इसके बाद ह्यूमन सिस्टम, जो कि सबसे लंबा यूनिट है, सबसे लंबा यूनिट है, इसको मैंने केवल एक लाइन में लिख दिया, ह्यूमन सिस्टम। अब ह्यूमन सिस्टम में आपके शरीर के तमाम सिस्टम आ जाएंगे। लाइक आप लोग बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है साथियों, आप लोग बात करें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है साथियों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। लाइक आप लोग बात करें साथियों, आपको जो है नर्वस सिस्टम के बारे में बात करना है साथियों, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करना है। आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करना है साथियों, स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करना है। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करना है साथियों, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करना है। आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करना है। बहुत बड़ा यूनिट है ये, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करना है साथियों। लाइक आपको मैं बात करूं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कि हार्मोनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये तमाम जो आपके शरीर के सिस्टम हैं, ठीक है, लाइक आप लोग के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो ये तमाम जो आपके शरीर के सिस्टम है साथियों, इन सभी सिस्टम के विषय में आप लोगों को स्टडी करना है साथियों। तो ये सबसे बड़ा यूनिट आपके पास होने वाला है। देन हेल्थ, गुड हेल्थ क्या हो जाता है, ठीक है, हेल्थ से संबंधित, ह्यूमन से संबंधित अलग अलग डिजीज कौन सी होती है, डिजीज, हेल्थ कहने का मतलब हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। गुड हेल्थ किसको कहा जाता है साथियों, हेल्थ, अच्छे हेल्थ के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनमें कौन सी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, कौन सी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं, कौन सी फंगस से होने वाली बीमारियां हैं, इन बीमारियों के लक्षण क्या हो जाते हैं, इन बीमारियों के जो प्रोटोजोआ है, वायरस हैं, फंगी हैं, उन सब के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है साथियों, और बड़ा यूनिट भी है। फिर आप लोग बात करेंगे तो आपको जो बॉटनी का भी कुछ सेक्शन जो है आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, लाइक पादप शारीर क्रिया विज्ञान और आकृति विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पर प्लांट से संबंधित सारी चीजें आपसे बात करनी है, राइट, रूट की बात करनी है, प्लांट के स्टेम के बारे में बात करनी है, लीफ के बारे में बात करनी है साथियों। फिर पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन के विषय में आप लोगों को बात करनी है, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के विषय में आप लोगों को बात करना है, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है, ये तमाम चीजें, प्लांट के अंदर एक्सक्रिएशन कैसा होता है, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजें जो होती है ये प्लांट से संबंधित प्लांट फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। देन पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये ज्योग्राफी में भी यूनिट है आपके पास और बायोलॉजी के अंतर्गत है, तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, जो पर्यावरण के बारे में और पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में साथियों, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, जो अलग अलग आपके पास इकोलॉजिकल साइकिल होते हैं, लाइक नाइट्रोजन साइकिल के विषय में आप लोग बात कीजिए, ठीक है, इस तरह के जो साइकिल होते हैं, वाटर साइकिल जो होती है, इन सभी चीजों के विषय में आपसे बात किया जाता है। तो ये यूनिट जो है आपके बायोलॉजी के अंतर्गत साथियों रखा गया हुआ है। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आ गई होगी साथियों। और अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं साइंस एंड टेक में, ठीक है, जो आपके जनरल साइंस से बिल्कुल अलग है। तो करंट से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, ट्रेडिशनल सवाल भी पूछे जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग बात कीजिएगा तो किन यूनिट्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं, साइंस
एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। थोड़ा इसका इतिहास देखना पड़ेगा। भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत कौन सी हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी जो होती है ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, किस विभाग के अंतर्गत आता है, मुख्यालय कहाँ है, ये तमाम जो बेसिक जानकारियां होती है वो देखनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी जो है साथियों, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हुए हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंटेड डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है साथियों। ठीक है, आजकल जो आप लोग बात कर रहे हुए हो इसके अंतर्गत जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नए नए चीजें हुई हैं, लाइक क्लोनिंग क्या हो जाता है साथियों, क्लोनिंग के बारे में आप लोग बात करते हैं, आईवीएफ के विषय में बात करते हैं साथियों। या फिर आप लोग देखोगे तो आजकल सरोगेसी एक ज्वलंत मुद्दा है। ठीक है, किराए पे कोख लेना, सरोगेसी, इससे संबंधित चीजें पूछा। स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल संबंधित थेरेपी आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल भी आप लोगों को दिए जाते हैं, तो ये देखोगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की दृष्टि से आपको विशेष रूप से देखना है किस तरीके से स्पेस के अंतर्गत काम किया गया हुआ है। जो मंगल मिशन के बारे में, चंद्रयान मिशन के विषय में अभी अभी आप लोगों ने देखा, हाल फिलहाल में न्यूज में था। इससे रिलेटेड जो सारी चीजें हैं इसके बारे में बात करनी है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आइएगा तो इसमें डिफरेंट तरह की जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो आपको हवा से हवा में मार गिराने वाली, या हवा से धरातल के ऊपर, धरातल से हवा के ऊपर, जो अलग अलग तरह की मिसाइल्स है साथियों, मिसाइल टेक्नोलॉजी के विषय में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के जो हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं, फाइटर प्लेन्स बनाए गए हुए हैं, इनसे संबंधित, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत का किस तरीके से योगदान है, भारतीय रक्षा का किस तरीके से आपके पास सिनेरियो है टोटल, ये सारी की सारी चीजें इससे संबंधित बात करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जिसको कहते हैं, ये अगेन एक ज्वलंत मुद्रा। आज भी आप लोग देख रहे हैं, मेरी क्लास को देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, ये सारा का सारा कमाल किसका है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। तो छोटी छोटी बातें आप लोगों को इसमें देखनी है। ठीक है, जैसे आपको मान के चल ली, जब मोबाइल टेक्नोलॉजी को ही हम ले लें, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ही ले लें, मोबाइल टेक्नोलॉजी में 2G 3G 4G 5G इस तरह की चीजें जो चेंजेस हुई है, किस तरीके से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रहा, इनमें क्या फर्क रहा, किसी एक चीज को उठाकर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। खास करके जो साइंस एंड टेक का यूनिट है साथियों, साइंस एंड टेक को करंट से जोड़कर पूछा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजीज लाइक कार्बन नैनो ट्यूब से संबंधित सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई जो आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चित विषय है, हर एक जगह पर उपयोग कर रहे हैं। आपका फोन नहीं रहा हुआ है, स्मार्टफोन हो गया हुआ है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, तो इससे संबंधित चीजें जो होती है ये देखनी है। थोड़ा सा लेजर टेक्नोलॉजी, जैसे पिछली बार लेजर का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया गया हुआ था, तो इस तरीके से लेजर टेक्नोलॉजी से संबंधित भी सवाल। तो ये साइंस एंड टेक है, बेसिकली इसको करंट से रिलेटेड करके पूछना है, बहुत ट्रेडिशनल इसमें नहीं होना है। अब एक आपने क्या देखा कि एक साथियों एक बड़ा सा सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस को पीछा करते समय मैंने जो जो यूनिट आपको बताई है उन यूनिट्स को आप लोग देख सकते हैं। अब आपका एक दिमाग में आता है कि सर प्रिपरेशन कहाँ पर करें, तो प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग एनसीईआरटी जो बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स को अपना साथी बनाएंगे, एनसीईआरटी बुक्स को आप लोग देखेंगे साथियों। अगर आप पेड कोर्सेज के साथ जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो पेड कोर्सेज में जो आपके नोट्स होंगे, क्लास नोट्स, ये काफी होंगे साथियों। ठीक है, करंट अफेयर्स की तरफ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यूनिट्स है, इस यूनिट्स को आप लोग इंटरनेट वगैरह, ठीक है, इंटरनेट्स का सहायता ले सकते हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं, विकिपीडिया जैसे वेबसाइट से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन सारी चीजों के द्वारा कर सकते हैं। ये तो आपके पास स्टडी मटेरियल हुआ, और ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है साथियों, इन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप लोग लगाएं, ताकि आपको क्वेश्चंस के डेप्थ के बारे में पता चले, आपके एग्जाम के पैटर्न के विषय में पता चले। तो होपफुली जो मैंने एक सिलेबस डिस्कशन आप लोगों के साथ किया, इसमें मैं कामयाब रहा हुआ हूँगा, और आपको एक छोटा सा आइडिया मैंने जरूर दे दिया हुआ होगा कि किस तरीके से आप लोग तैयारी अपनी करेंगे। रेस्ट जो बातें होंगी, जो लोग पेड कोर्सेज के साथ चलेंगे, आप लोगों के साथ बैचेस में मुलाकात होगी, और वहां पर हम इन सारे सिलेबस का पीछा करेंगे और एक बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि कहाँ से क्या कुछ आपको तैयारी करनी है। तो आपके सुनहले भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं, और कामना करता हूं कि आप लोग जो हैं, आप लोगों का पेपर क्लियर हो,
और आपने अपने जीवन में जो एक लक्ष्य देख रखा हुआ है, आपने यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपने आप को देख रखा हुआ है, वो ईश्वर आपकी पूर्ति करे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ इस वीडियो को हम लोग देते हैं विराम साथियों, और आप लोगों से मुलाकात करता हूं मैं पेड क्लासेस में। इस वीडियो के लिए आप लोगों ने समय दिया, आप लोग मुझसे जुड़े, इसके लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।